माई सेल्फ DK सोनी। और अभी हमने लास्ट वीडियो में अलाउंसेस तक देखा था। अब इसके बाद हम लोग परक्यूसिट्स देख लेते हैं। अलाउंसेस और परक्यूसिट्स में कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अलाउंसेस है या परक्यूसिट्स है। अरे बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि जब आप देखिए कि आपको फैसिलिटी मिल रही है या उसका पैसा मिल रहा है। अगर फैसिलिटी मिल रही है तो वो परक्यूसिट्स हैं, और अगर पैसे मिल रहे हैं तो अलाउंस है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, और दोनों टैक्सेबल हैं और दोनों एग्जम्प्टेड है। और डिपेंड ये करता है कि कौन सा परक्यूसिट्स है और कौन सा अलाउंस है। अब परक्यूसिट्स में सबसे पहले आ जाते हैं कि कुछ परक्यूसिट्स होते हैं जो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होते हैं, कुछ परक्यूसिट्स होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के होते हैं, और कुछ परक्यूसिट्स हैं जो सभी के लिए एग्जम्प्टेड होते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं परक्यूसिट्स जो सबके लिए टैक्सेबल होते हैं। उसमें सबसे पहले है रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन अंडर सेक्शन 17(2)(1) में हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद में है कंसेशनल रेंट हाउस, अंडर सेक्शन 17(2)(2) में इसकी वैल्यूएशन करते हैं हम। साथ ही साथ अगर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है इसके लिए, फिर इसके बाद आप कोई मूवेबल प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं उसमें, इसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी या चल संपत्ति का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड है चल संपत्ति या मूवेबल प्रॉपर्टीज़ आपको ट्रांसफ़र कर दी है, आपको मतलब एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर दिया आपके एम्प्लॉयर ने। फिर आपको भोजन और नाश्ते की फ्री मील एंड फ्री ब्रेकफास्ट की फैसिलिटी मिल रही है जो कि 50 रुपीज़ तक एग्जम्प्टेड होती है। उसके बाद टैक्स वाउचर्स मिल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी मिल रही है। तो ये आपके टैक्सेबल्स हो जाते हैं। अब केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए जो टैक्सेबल हैं, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होते हैं? जिनकी सैलरी मोर देन 50,000 हो, टैक्स फ्री सैलरी। प्लस इसमें हम लोग और आगे देख लेते हैं कि कौन से एम्प्लॉयज़ जो कि स्पेसिफाइड होते हैं। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ कंडीशंस हैं आपकी कि कौन सा पर्सन स्पेसिफाइड है, कौन नॉन स्पेसिफाइड है। तो नॉर्मली आप ये मान के चलिए कि सभी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो नॉन स्पेसिफाइंग। अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड ऐसे लोग होते हैं, उसको डिक्लेरेशन आप सुन लीजिए बहुत आराम से। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड या विशिष्ट कर्मचारी वो होते हैं जो कि पार्शियल, अंशकालिक, पार्शियल या फुल टाइम डायरेक्टर्स हों, पहली चीज़। दूसरा, जिसका एम्प्लॉयर कंपनी में 20% या मोर देन 20% के इक्विटी शेयर्स हों और जिस पर उनका मताधिकार भी होना चाहिए। और तीसरा है उसको इनकैशमेंट जो है वो इनकैश सैलरी जो है वो मिल रही है 50,000 अंडर सेक्शन 16 की डिडक्शन काटने के बाद। तो ये सारे एम्प्लॉयज़ आपके स्पेसिफाइड हो जाएंगे, ये तीनों। अगर आप इन तीनों में से कोई भी है तो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हैं। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ही मोटर कार की फैसिलिटी टैक्सेबल है। अगर मोटर कार की फैसिलिटी नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को मिली तो एग्जम्प्टेड हो जाती है। फ्री निःशुल्क घरेलू नौकर मिल रहे हैं आपको, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है, अदर के लिए एग्जम्प्टेड है। गैस, बिजली, पानी के लिए सेम कंडीशन है। फ्री एजुकेशन है, आपको फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दी जा रही है। अगर आप होटल बिजनेस में एम्प्लॉय हैं, आपको रहने खाने की सुविधा दी जा रही है, ठीक है, विदाउट एनी कंसिडरेशन, बिना किसी प्रतिफल के आपको शेयर्स या डिवेंचर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और कोई फैसिलिटी भी पे किए जा रही है, तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ही टैक्सेबल है। और कुछ चीज़ें हैं जो सबके लिए एग्जम्प्टेड है, जैसे कि ऑल एम्प्लॉय के लिए एग्जम्प्टेड है। उसमें क्या क्या है? सबसे पहले तो फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटी सभी के लिए एग्जम्प्टेड है। और इसमें एक कंडीशन है, आपकी ट्रीटमेंट सरकारी अस्पताल में ही हो। मनोरंजन की सुविधा, टेलीफोन की सुविधा, निःशुल्क भोजन, रिफ्रेशर कोर्स की फैसिलिटी दी जा रही है। सेना के जो सदस्य हैं उनको मुफ्त राशन दिया जाता है। आउट ऑफ इंडिया जो वर्कर काम कर रहे हैं, विदेश में कार्यरत कर्मचारी हैं, ठीक है, उनको जितने भी अलाउंसेस हैं वो टैक्स एग्जम्प्टेड हो जाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जजेस हैं, उनको रेसिडेंस की और वाहन की जो सुविधा जाती है, व्हीकल्स की फैसिलिटी जाती है, वो भी पूरी की पूरी एग्जेम्प्टेड हो जाती है। कार्यालय, ऑफिस आने जाने के लिए अगर आपको कोई व्हीकल प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी पूरा एग्जेम्प्टेड है। कंप्यूटर की फैसिलिटी दी जा रही है, एम्प्लॉय को कंप्यूटर दे दी गया, पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। तो ये सारी चीज़ें सभी के लिए एग्जेम्प्टेड हैं। अब आ जाते हैं इसमें वैल्यूएशन कैसे करना है, रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो ऑल एम्प्लॉयज़ टैक्सेबल परक्विजिट्स जो ऑल एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें हम लोग वैल्यूएशन करेंगे। तो वैल्यूएशन कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन। अक्सर इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले हम रेंट फ्री हाउस का ही वैल्यूएशन देख रहे हैं। रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन के लिए हमको यहाँ पे देखेंगे कि वो किस एरिया में रहता है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई भी पर्सन वो रहता किस एरिया में है। तो इसके लिए सबसे पहले अब हम देखते हैं रेंट फ्री हाउस एम्प्लॉयर का हाउस है। अंडर सेक्शन 17(2)(1) में उसकी टैक्सेबल वैल्यूएशन फाइंड आउट करते हैं हम लोग। और कोई भी याद रखिए, कोई भी परक्विजिट है, हम लोग उसकी हमेशा टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जैसे कि हम प्रोफेसर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपका जितना रेंट हो रहा है वो लेंगे। और अगर आपको फर्नीचर की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है तो फर्नीचर की कॉस्ट का 10% और उसका अगर कोई रेंट है तो वो उन दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी, उसको ले लीजिए और ऐड ऑन कर लीजिए एज़ पर गवर्नमेंट रेट जो दिया हुआ है, गवर्नमेंट रूल जितना है वो प्लस दिस। तो ये हो जाएगी आपकी फर्निश्ड हाउस की वैल्यूएशन। अगर केवल यही है, फर्नीचर नहीं दिया है, तो ये आपकी हो जाएगी अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यूएशन। इसके बाद आते हैं अदर एम्प्लॉय। अदर एम्प्लॉय मतलब अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि आप जिस सिटी में रहते हैं उसकी पॉपुलेशन कितनी है। अगर उसकी पॉपुलेशन 10 लाख या उससे कम है तो सैलरी का 7.5%। अब कौन सी सैलरी का, तो ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन सी सैलरी है। पहले आप देखिए सैलरी का 7.5%। अगर आप ऐसी सिटी में रहते हैं जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख और मोर है, मतलब 10 लाख से एक्सेस है, बट 25 लाख से कम है, तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि 10% ऑफ सैलरी। पहली कंडीशन में 10 लाख एंड लेस, दूसरे में मोर देन 10 लाख बट लेस देन 25 लाख, उसके लिए 10% ऑफ सैलरी। और अगर ऐसी सिटी में आप रहते हैं जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है तो उस कंडीशन में 15% ऑफ सैलरी। इन तीनों में से कोई एक ही कंडीशन आपकी होगी, तो इन तीनों में से जो एक कंडीशन आ रही है आप उसको ले लीजिए। तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि आपका जो रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन क्या हो रही है। इसके बाद में हम देखते हैं कि रेंट फ्री हाउस के बाद में अब अगर आपको इसके साथ फर्नीचर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है, अगर फर्नीचर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की है तो उस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कि फर्नीचर की जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है उसकी कितनी वैल्यू ले। अगर आपको फर्नीचर प्रोवाइड नहीं किया तो ये वैल्यू सफिशिएंट है, ये आ गई आपकी अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू। अगर फर्नीचर दिया गया है तो जैसा पहले हमने देखा था 10% ऑफ कॉस्ट, जितना आपका फर्नीचर है उसका 10% आप ले लीजिए। और अगर आपके एम्प्लॉयर ने रेंट पर लेके दिया है तो उसकी रेंट की वैल्यू दिस और दिस दोनों में से कोई एक होगा, वो ले लीजिए और आपकी वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस निकलेगी। ये वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस और ये वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस की हो जाएगी। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर कंडीशन ऐसी है कि आपके एम्प्लॉयर का हाउस नहीं है, उसने किसी और से लेके दिया है, रेंट फ्री हाउस अदर देन एम्प्लॉयर हाउस, मतलब एम्प्लॉयर का हाउस नहीं है, उसने किसी से लेके फिर आपको प्रोवाइड कर रहा है,
अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड, आपके एम्प्लॉयर ने जितना रेंट पेड किया है वो, और 15% ऑफ सैलरी, इसमें से दोनों में से जो भी कम हो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी अनफर्निश्ड हाउस की। और सेम फर्नीचर के लिए आप 10% कॉस्ट और रेंट जो भी कंडीशन हो उसको लीजिए और वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस आपको फाइंड आउट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारा 7.5%, 10%, 15% है। कब? जब एम्प्लॉयर का हाउस है। पर अगर एम्प्लॉयर का हाउस नहीं है तो वहाँ पे 15% ऑफ सैलरी है। यहाँ पर ये चीज़ मैटर नहीं करता है कि आप कौन सी सिटी में रह रहे हैं, उसकी पॉपुलेशन क्या है, वो चीज़ कोई मैटर ही नहीं करता है। तो वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस की वैल्यू आ गई। इसके बाद नेक्स्ट आगे आपका हो जाता है कंसेशनल रेंटेड हाउस। तो कंसेशनल रेंट हाउस अंडर सेक्शन 17(2) में हम इसको लेते हैं। अब 17(2) में कंसेशनल रेंट हाउस, आपका एम्प्लॉयर जो है आपसे कुछ रेंट ले रहा है, ठीक है। तो जब आपसे वो कुछ रेंट ले रहा है तो आप क्या करेंगे उसके लिए, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, वैल्यू ऑफ हाउस रेंट फ्री हाउस की ले लीजिए, अंडर सेक्शन 72(1) में जैसी भी स्थिति हो वो ले लीजिए। और आप एज ए एम्प्लॉय जितना रेंट पेड कर रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो बाकी जो हो जाएगा वो कंसेशनल रेंट हाउस की वैल्यू आ जाएगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी। तो यहाँ पर सैलरी का मीनिंग क्या है? सैलरी का मीनिंग है आपकी बेसिक पे, डीए अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, या डी पे, सेम चीज़ है। इसके बाद कमीशन, फिक्स % कमीशन ऑन सेल हो वो आपका, या कोई फिक्स्ड अमाउंट हो वो भी मिल जाए। बोनस, कोई फीस मिल रही है वो, सभी प्रकार के कर योग्य भत्ते और अन्य कोई भुगतान आपको प्राप्त हो रहा हो, तो ये सारी चीज़ों को आप ऐड कर देंगे तो आपकी सैलरी का मीनिंग आ जाएगा। फिर से सुन लीजिए, बेसिक पे, डी पे, डेयरनेस पे, आइदर डेयरनेस अलाउंस, इसके साथ कमीशन, फिक्स % कमीशन हो या फिक्स अमाउंट हो व्हाटएवर, बोनस, आपकी फीस, और ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, जितने भी टैक्सेबल अलाउंस है वो देख लीजिए। जैसे मनोरंजन भत्ता मिल रहा है तो आप उसमें देखेंगे कितना टैक्सेबल पोर्शन है, आप उसी को लेंगे। HRA मिल रहा है, जितना टैक्सेबल है उतना ही पोर्शन लेंगे। तो उसके बाद में अन्य कोई भुगतान, अगर आपको कैश में मिल रहा है जिसको अवकाश की वैल्यूएशन, आपको अवकाश ग्रहण की वैल्यूएशन में कैलकुलेट करते हैं तो आप उसको भी ले लीजिए। और इस तरह से आपकी टोटल वैल्यूएशन फाइंड आउट हो जाएगी, व्हाट डू मीन बाय सैलरी। और उसी सैलरी का, व्हाट डू मीन बाय सैलरी, उसी सैलरी का आप 7.5% पॉपुलेशन के बेस पे 10% या 15% या यहाँ पे 15% ऑफ सैलरी, जो भी कंडीशंस दी हुई है उसी के बेस पे लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सैलरी का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में सैलरी के बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर से एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ मैं कि यहाँ पे सैलरी का मीनिंग क्या है। सैलरी का मीनिंग है बेसिक पे, डी पे, डियरनेस पे या महंगाई वेतन, डियरनेस अलाउंस जो अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो। अगर अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो आप उसको भी नहीं लेंगे। इसके बाद में आपका जितना कमीशन है, जितना बोनस है, जितनी फीस है, जितने टैक्सेबल अलाउंसेस हैं, ये सारी चीज़ आ जाएंगी। कमीशन फिक्स % हो या जो फिक्स अमाउंट हो व्हाटएवर, तो ये सारी चीज़ों को आप ऐड ऑन करके इसमें ऐड कर लेंगे। ये हुआ आपका रेंट फ्री हाउस अंडर सेक्शन 17(2)(1) में वैल्यूएशन, और कंसेशनल रेंटेड हाउस अंडर सेक्शन 17(2)(2) में टैक्सेबल होगा। तो ये हमने परक्विजिट्स के इस पार्ट में हमने इतना देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे परक्विजिट्स, क्योंकि परक्विजिट्स की वैल्यूएशन थोड़ी सी ज़्यादा है और हमको उतना ही याद रखना पड़ता है। तो ये मेरा तीसरा वीडियो है। इस वीडियो के बाद आपको हम आगे और लेंगे, क्योंकि सैलरी सबसे बड़ा हेड है, तो इसमें थोड़ा सा आपको रूल्स में
टाइम लगेगा। थैंक यू।